अनमोल गोडाउन में गोली चलने की आवाज सुनता है, वो अपनी जगह पर खड़ा सन्न रह जाता है। जैसे ही वो धीमे से मुड़कर पीछे देखता है, उसे उस गोडाउन में पुलिस ही पुलिस दिखाई पड़ती है। पुलिस के छापे से ज्यादा अनमोल को अपने आईने की परवाह सता रही होती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही अनमोल का जादुई आईना काम करना बंद कर देता है। अनमोल छुपकर गोडाउन का नजारा देख रहा होता है, जहां उसे चारों ओर गोडाउन में अजगर के लोग यहाँ वहाँ भागते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। उन सभी को भागता हुआ देख पुलिस चेतावनी जारी करते हुए गोलियां चलाने लगती है। अनमोल वहाँ की अफरा तफरी देख अपने आप को छुपाते हुए सोचने लगता है, अगर अभी पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया तो खामखा मुझे सालों की जेल हो जाएगी। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अनमोल गोडाउन के पीछे के रास्ते को देखते हुए धीरे धीरे उसकी ओर जाने लगता है। तभी एक पुलिसकर्मी अनमोल को चोरी छुपे वहाँ से निकलता हुआ देख बंदूक से अपने निशाने पर ले लेता है। जैसे ही वो पुलिसकर्मी अनमोल पर गोली चलाने ही वाला होता है, ठीक उसी वक्त एक हाथ अनमोल को पीछे खींच लेता है और उस पुलिसकर्मी की गोली से अनमोल की जान बचा लेता है। अनमोल उस शख्स की ओर देखता है जिसने उसकी जान बचाई होती है। उस शख्स को देखकर मानो अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अनमोल के सामने कोई और नहीं बल्कि सलीम खुद पुलिस की वर्दी पहने वहाँ खड़ा होता है। सलीम तुरंत ही अन्य पुलिस कर्मियों को हाथ दिखाते हुए अनमोल पर गोली चलाने से रोकता है, उसे गोडाउन के पीछे ले जाने लगता है। अनमोल सलीम को वहाँ वर्दी में खड़ा देख उसे ऊपर से नीचे से देख रहा होता है। अनमोल के आंखों के आगे सलीम की पहली मुलाकात, जहाँ वो चोर बाजार में नकली हथियार बेचने से लेकर बड़े बड़े लोग के पास एंटीक की डील करने तक की यादें दिमाग में ताजा हो जाती है। हैरानी होते हुए अनमोल सलीम से पूछने लगता है, सलीम भाई आप एक पुलिस वाले हो? अनमोल का जवाब देते हुए सलीम उसे कहता है, हाँ मैं एक अंडरकवर कॉप हूँ। हमें यहाँ खबर मिली थी कि यहाँ पर एंटीक की इलीगल डील होने वाली है, पर सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तभी पीछे से डीएसपी सलीम के पास आते हैं और उसे कहते हैं, वेरी गुड सलीम, बहुत करोड़ों का माल मिला है आज हमें। और ये लड़का कौन है? इन स्मगलर्स में से है क्या? मामले को संभालते हुए सलीम डीएसपी से कहता है, जी नहीं डीएसपी सर, ये मेरा ही मुखबिर है। यूँ समझ लीजिए कि आज इसी के वजह से ये एंटीक्स की रेड सक्सेसफुल हुई है। डीएसपी सलीम की बात सुन अपना सर हिलाते हैं और वहाँ से जाते हुए कहते हैं, सारे एंटीक्स को जब्त कर लो और कुछ फॉरेनर्स भी पकड़े गए हैं, उन्हें भी देख लेना। जवाब में सलीम डीएसपी से कहता है, जी सर। सलीम से बात कर डीएसपी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे तैसे कर सलीम अनमोल को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लेता है। तभी सलीम अनमोल से कहता है, तू यही मेरा इंतजार कर, मैं अभी आता हूँ। अनमोल को वहाँ बैठाकर सलीम आगे की कार्रवाई करने चला जाता है। असगर के सभी साथियों को पुलिस वालों ने गोडाउन में धर दबोचा होता है, जिसमें अब्बू लुलू और उसके दोनों साथी भी पकड़े जाते हैं। सारे एंटीक जब्त करने और सभी को हिरासत में लेने के बाद सलीम अनमोल के पास आता है और उसे अपने साथ वहाँ से बाहर ले जाता है। अनमोल को सलीम के साथ जाता हुआ देख अल्ताफ अब्बू लुलू से कहता है, भाई ये तो पुलिस के साथ मिला हुआ है। मुस्कुराते हुए अब्बू लुलू पुलिस की गिरफ्त में बैठा अल्ताफ से धीमे से कहता है, अब अनमोल को असगर भाई से कोई नहीं बचा सकता। देखते ही देखते सलीम अनमोल को गोडाउन से बाहर लाकर अपने कार में बिठाता है और वहां से चला जाता है। सलीम और अनमोल कार में जा रहे होते हैं। उसी वक्त सलीम नाराज होते हुए अनमोल से पूछता है, तूने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया अनमोल, ये बता कि तू वहाँ कर क्या रहा था। घबराहट के मारे अनमोल सलीम से कहता है, वो सलीम भाई, असगर के आदमी मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए थे एंटीक्स की परख करवाने। अनमोल के हाव भाव देख सलीम अनमोल से कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं कहता। तभी सलीम एक गहरी सांस लेते हुए अनमोल से कहता है,
अगर आज मैं नहीं आता तो तुझे पता है तुझे कितने साल की जेल होती। एक बात पूछता हूँ अनमोल तुझसे, सही सही जवाब दे, क्या तू कोई इलीगल काम कर रहा है? सलीम की बात को काटते हुए अनमोल उसे कहता है, नहीं सलीम भाई, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। अनमोल जब सलीम को जवाब दे रहा होता है, सलीम महसूस करता है कि अनमोल उसकी आंखों में देखकर बात कर नहीं रहा होता। फिर भी सलीम अनमोल की बातों पर यकीन करते हुए कहता है, देख अनमोल, तू मेरा दोस्त ही नहीं छोटा भाई भी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तेरे साथ कुछ गलत हो। मुझे पता है मेरे अब्बू का इंतकाल कैसे हुआ। मेरे अब्बू भी पुलिस वाले थे। किसी स्मगलर ने उन्हें ड्यूटी करते हुए गोली दी, इसलिए मुझे जुर्म से सख्त नफरत है। और एक बात गांठ बांध ले, जुर्म का आखिरी अंजाम सिर्फ तबाही ही होता है। सलीम की बात को समझते हुए अनमोल अपना सिर हिलाता है और सलीम से कहता है, मैं समझ गया सलीम भाई, जो आप मुझे कहना चाह रहे हो। तभी सलीम अपनी कार अनमोल के घर के बाहर रोकते हुए कहता है, देख, मेरी मंजिल आ गई। अनमोल सलीम की कार से उतर जाता है और खिड़की पर आकर सलीम से कहता है, थैंक यू सलीम भाई, आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और आपकी बातों को मैंने बड़े गौर से समझा। सच कहा आपने, जुर्म का रास्ता सिर्फ इंसान को तबाही की ओर ही ले जाता है। अनमोल को देखते हुए सलीम उसे कहता है, जाकर आराम कर ले और बस अपने काम से काम रख। मुझे देख, अपनी ड्यूटी भी करता हूँ और एंटीक्स की डीलिंग भी। हलाल का खाता हूँ और सुकून से रहता हूँ। ईमानदारी के पैसे में काफी बरकत होती है। अनमोल को नसीहत देकर सलीम वहाँ से चला जाता है। सलीम के वहाँ से जाते ही अनमोल अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में आकर अनमोल अपने आईने को देखते हुए परेशान हो रहा होता है। डरते हुए अनमोल अपने आईने को जेब से निकालता है और अपने आप से बातें करने लगता है। मेरे आईने ने उस गोडाउन में काम करना क्यों बंद कर दिया था? क्या मेरा आईना अपनी जादुई शक्तियाँ खो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा आईना अपनी जादुई शक्तियाँ नहीं खो सकता। मैं अभी दुकान जाकर अपने आईने में कुछ एंटीक्स देखता हूँ चेक करने के लिए। देखना, मेरा आईना जरूर अपनी शक्ति दिखाएगा। करते हुए अनमोल रात को ही अपने दुकान जाने का फैसला करता है। जैसे ही अनमोल आधी रात को अपने कमरे से उठकर बाहर की ओर जाने लगता है, उसे बाहर जाता हुआ देख चंदा कहती है, कहाँ जा रहा है अनमोल? इतनी रात गए, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अपनी माँ का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, एक एंटीक दुकान पर भूल गया हूँ माँ, बस उसे लेने जा रहा हूँ, मैं अभी वापस आता हूँ। चंदा अनमोल को हैरान होते हुए देखती है और उसे कहती है, अरे कल सुबह चले जाना, अभी तो आया है और अभी जा रहा है। अभी खाना खा ले और सो जा। अनमोल को किसी और चीज की सुध नहीं होती, उसे तो बस अपने आईने की परवाह खाई जा रही होती है। अनमोल अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए घर से बाहर जाते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, तू सो जा, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। अपनी माँ से बात कर अनमोल वहाँ से जल्दबाजी में चला जाता है। चंदा वहाँ खड़ी आधी रात को उसे दुकान जाता हुआ देख दंग रह जाती है। आधी रात को अनमोल अपनी दुकान खोलता है और अपने डिस्प्ले में रखे नायाब एंटीक्स को अपने आईने में देखने लगता है। उन नायाब एंटीक्स को जैसे ही अनमोल अपने आईने में देखता है, उन एंटीक्स का प्रतिबिंब काफी चमक रहा होता है। अनमोल अपने जादुई आईने की शक्ति बरकरार देख उसकी जान में जान आती है। अनमोल खुश होते हुए अपने आप से कहने लगता है, पता नहीं उस वक्त मेरे आईने ने काम करना क्यों बंद कर दिया था, और भगवान का शुक्र है कि मैं उस गोडाउन से बच के बाहर निकल आया। अगर सलीम भाई नहीं होते तो मैं अभी जेल में होता। आइंदा से मैं कभी भी इस तरह के काम नहीं करूंगा। चाहे जो हो जाए, मुझे इस चीज का पछतावा रहेगा कि मैंने ऐसा भी कुछ किया था। अपने आईने को जांचने के बाद अनमोल अपने आप से बात करता है और दुकान बंद करके वहाँ से घर चला जाता है। जहाँ अनमोल अपने आईने की शक्ति बरकरार देख खुश हो रहा होता है, तो दूसरी ओर शराब के अड्डे पर बैठा भसना, जिसने अनमोल को वो आईना दिया था,
वो अपनी जादुई शक्ति से अनमोल को अपने शराब के गिलास में देखते हुए कहता है, इंसान की जरूरतें ही उसे वो काम कराती है अनमोल जो वो नहीं करना चाहता। पर इंसान नहीं जानता कि उसे उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इंसान हो, गलती होती है। हंसते हुए भसना शराब का गिलास उठाता है और पीते हुए कहता है, पर अगली गलती तुम्हें काफी भारी पड़ेगी अनमोल। तुमने जो आज हरकत की है उसी की वजह से आईने ने काम करना बंद कर दिया था, पर आगे जाकर तुम दूसरी गलती करोगे तो तुम्हारे आईने की जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी, और जब तुम्हारे आईने की जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी तो उन शक्तियों को वापस लाने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसीलिए बेहतर है अनमोल कि अपनी गलती से सीखो और कभी भी उस आईने को गलत चीज में इस्तेमाल मत करना, वरना इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। हंसते हुए हंसना शराब पीने लग जाता है। क्या भविष्य में अनमोल से होगी कोई गलती जिसकी वजह से उस जादुई आईने की शक्ति होगी खत्म? कहां से घर खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करेगा अनमोल, और क्या कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। गोडाउन में पुलिस रेड बचने। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। पुलिस रेड बचने के बाद अगली सुबह मानो अनमोल की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। सुबह अनमोल अपनी दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी वक्त अनमोल बाथरूम में नहाने जाता है। नहाने से पहले अनमोल अपने कपड़े टेबल पर रखता है, जिसमें उसका जादुई आईना भी रखा होता है। अनमोल के बाथरूम में नहाने जाते ही कुंदन अनमोल को कमरे में ढूंढता हुआ आता है। अनमोल, अनमोल! आवाज लगाने पर भी अनमोल कुंदन को नजर नहीं आता है। बाथरूम का दरवाजा लगा हुआ देख कुंदन अपने आप से कहता है, लगता है अनमोल बाथरूम में गया है। उसी वक्त कुंदन की नजर अनमोल के कपड़ों पर पड़ती है। अनमोल के कपड़ों को देखते हुए कुंदन मौके का फायदा उठाते हुए अपने आप से कहता है, मेरी तो काफी कड़की चल रही है। अनमोल के जेब में देखता हूँ, कुछ पैसे निकाल लेता हूँ। इतने पैसे रहते हैं इसके जेब में, इसको क्या पता लगेगा। तुरंत ही कुंदन अनमोल के जेब में हाथ डालते हुए पैसे टटोलने लगता है। पैसे टटोलते हुए कुंदन को अनमोल का जादुई आईना हाथ लगता है। उस आईने को देखते हुए कुंदन अपने आप से कहता है, ये आईना अनमोल की जेब में क्या कर रहा है, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ। कुंदन उस आईने को अपनी जेब में डाल ही रहा होता है, तभी अनमोल पीछे से चिल्लाते हुए कुंदन से कहता है, आईना छोड़ मेरा कुंदन। बिजली की रफ्तार से अनमोल कुंदन की ओर बढ़ता है और अपना आईना कुंदन के हाथ से छीनते हुए कहता है, क्या कर रहा था तू, और मेरी चीजें क्यों टटोल रहा है? अनमोल का बेचैन रवैया देख कुंदन उसे कहता है, अरे कपड़े नीचे गिर गए थे तेरे, बस उठा के रख रहा था। खामखा मुझ पर चिल्ला क्यों रहा है? मैं तो तेरे कमरे में ये कहने आया था कि पापा तुझे बुला रहे हैं। अनमोल अपने आप को शांत करते हुए कुंदन से कहता है, पापा को बोल मैं अभी आ रहा हूँ। कुंदन के जाते ही अनमोल अपनी चीजें बटोरकर बाहर राघवेंद्र से मिलने चला जाता है। राघवेंद्र अपने कमरे में बेड पर दीवार का सहारा लिए बैठे होते हैं। अनमोल राघवेंद्र के कमरे में आते हुए उनसे पूछता है, कुछ काम है पापा जो आपने मुझे बुलाया? राघवेंद्र अनमोल से कहने लगते हैं, तुझसे जरूरी बात करनी थी अनमोल। याद है ना, हमने परसों एक घर देखा था, तूने कहा था उसके पैसे जल्द ही देगा, तो फिर कब देगा तू उस घर के पैसे?
सोचते हुए अनमोल राघवेंद्र से कहता है, मुझे 8 से 10 दिन की मोहलत चाहिए पापा, पैसों का इंतजाम करने के लिए। अपने हाथ झटकते हुए राघवेंद्र नाराजगी से कहने लगते हैं, 8 से 10 दिन? लोग गई भैंस पानी में। मुझे लगता है अब घर का सपना देखना मुझे छोड़ देना चाहिए। जो चीज मुझे चाहिए होती है, शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं होती। 8 से 10 दिन में तो वो घर ही बिक जाएगा, जैसे कुंदन कह रहा था। कुंदन राघवेंद्र की मनोदशा देख कहने लगता है, कसम से अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं कब का पापा के लिए वो घर खरीद लेता, पर क्या करूं, पैसे जो नहीं है मेरे पास। अनमोल कुंदन की बात सुनकर जोर से उसे कहता है, पैसों की कोई किल्लत नहीं है, बस कुछ टाइम चाहिए मुझे। कुछ दिनों में देखना पापा, उस घर में गार्डनिंग करते हुए दिखाई देंगे आप। सवाल करते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, अरे कैसे गार्डनिंग करेंगे पापा उसमें? ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 दिन तक रुका सकता हूँ उस घर को बिकने से, और उससे पहले तो मुझे टोकन अमाउंट तो देना होगा ना। एक गहरी सोच में जाते हुए अनमोल कुंदन से कहता है, 6 से 7 दिन है ना हमारे पास, तो बस ओनर को 6-7 दिन रोक ले, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अनमोल की बात सुन कुंदन का दिल मानो गदगद हो रहा होता है। अपनी बात कहकर अनमोल वहां से चला जाता है। मदन गुप्ता अपने घर के रसोई में अंडे उबालते हुए वहां ठहरी काजल से कहने लगता है, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। आज संडे स्पेशल मैं तेरे लिए अंडे बना रहा हूँ बेटी। काजल मदन गुप्ता से कहती है, आप किचन से निकलिए पापा, आपने अपने अंडे उबाल लिए हैं ना, जाइए और बाहर डाइनिंग पर मेरा वेट कीजिए। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, एक स्पेशल इंसान के लिए स्पेशल डिश। मदन गुप्ता रसोई से बाहर जाते हुए कहने लगता है, ठीक है बेटा, अगर बैठे बिठाए लजीज पकवान मेरे पास आ रहे हो तो मैं क्या बेवकूफ हूँ जो मना करूँगा। मदन गुप्ता को बाहर भेजकर काजल रसोई में बिरयानी बनाते हुए कहती है, आज पापा के लिए स्पेशल जाफरानी चिकन बिरयानी बनाती हूँ, देखना उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट लेंगे पापा। बड़ी उत्साह के साथ काजल रसोई में खाना बना रही होती है। उसी वक्त काजल को बाहर से एक मेहमान की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुन काजल वहां जाती है, ये देखने कि उसके घर पर कौन आया है। बाहर आकर देखने पर काजल को एक मोटे मूंछों वाला आदमी हॉल में बैठा दिखाई देता है, जो मदन गुप्ता से कहता है, और मदन जी कैसे हो आप? मदन गुप्ता उसे कुर्सी देते हुए कहता है, आओ बैठो बैठो हवलदार घनश्याम, और बताओ कैसे आना हुआ। अपनी मूंछों को ताव देते हुए घनश्याम मदन गुप्ता से कहता है, आप तो जानते ही हो मदन जी, हम पुलिस वालों के लिए आपके पास वक्त ही कहाँ होता है। जब भी वक्त मिलता है अपने खास लोगों से मिलने मैं तो आ ही जाता हूँ। हंसते हुए मदन गुप्ता अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है और घनश्याम को देते हुए कहता है, घनश्याम, और दिनों से मेरी ओर से मिठाई नहीं गई है तुमको, ये रख लो। घनश्याम हंसते हुए मदन गुप्ता से पैसे लेकर अपने जेब में रख लेता है और मदन गुप्ता से कहता है, और बताओ मदन जी, आपके एंटीक्स की डील कैसे चल रही है? एक आम सी प्रतिक्रिया देते हुए मदन गुप्ता घनश्याम से कहता है, सब ठंडा चल रहा है, बाहर के भी लोग ज्यादा आ नहीं रहे हैं, डील्स पहले की तरह अब नहीं होती, अब तो उल्टा बाहर के लोग हमसे ही लड़ने लगे हैं। बाहर के लोगों का जिक्र जैसे ही निकलता है घनश्याम याद करते हुए मदन गुप्ता से कहता है, बाहर के लोगों से याद आया मदन जी, वो जो 2 रशियंस थे ना, जिनके साथ आप पहले बहुत एंटीक्स की डील किया करते थे, उनसे थोड़ा बचकर रहिए, क्योंकि वो पुलिस वालों के रेडार में आ चुके हैं। हमारे कुछ अंडरकवर कॉप्स ने उनकी सभी जानकारी निकाली है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहिए उनसे। घनश्याम की बातें मदन गुप्ता बड़ी गौर से सुन रहा होता है। तभी कुछ ही दूर खड़ी काजल घनश्याम की बातें सुन अपने आप से कहती है, ओह, तो पापा ही उन रशियंस के डीलर थे और पुलिस की खुफिया विभाग के कारण वो रशियंस पकड़े गए और पापा से एंटीक्स मांग बैठे, और मैं ये समझती रही कि ये सब अनमोल ने किया है। तभी अनमोल को याद करते हुए काजल की आंखें भर आती है।
उसे सब कुछ याद आता है जो उसने अनमोल के साथ किया होता है। वो उन सभी चीजों को याद करते हुए अपने आप से कहती है, मैंने अनजाने में अनमोल के साथ बहुत गलत किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुछ देर बाद घनश्याम मदन गुप्ता से बातें कर वहाँ से चला जाता है। ठीक उसी वक्त काजल अपने हाथ में एक टिफिन लिए बाहर की ओर जा रही होती है। काजल को बाहर जाता हुआ देख मदन गुप्ता अपने प्लेट की चम्मच से आवाज करते हुए काजल को रोकता है। काजल मदन गुप्ता की ओर मुड़ती है और उससे पूछती है, क्या हुआ पापा, क्या बात है? मदन गुप्ता काजल को याद दिलाते हुए कहता है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की, पर जिस स्पेशल पर्सन के लिए तूने बिरयानी बनाई है उसे खिलाई ही नहीं, और ये टिफिन किसके लिए ले जा रही है? काजल बाहर जाते हुए मदन गुप्ता से कहती है, ये टिफिन एक और स्पेशल पर्सन के लिए है और अंदर बिरयानी रखी हुई है, चुपचाप लीजिए और खाना शुरू कर दीजिए, मैं जा रही हूँ, बाय। काजल को जाता हुआ देख मदन गुप्ता सोचते हुए कहता है, और कौन स्पेशल पर्सन हो सकता है इसकी लाइफ में? सोचते हुए मदन गुप्ता रसोई की ओर चला जाता है। पौंडीचेरी में समुद्र से सटे हुए एक बड़े वीरान घर में असगर का आदमी रमन पहरा दे रहा होता है। उस बड़े घर के बीचों बीच बच्चों का एक कैद खाना होता है। उस कैद खाने में करीब 20 छोटी लड़कियां बड़ी बुरी हालत में रह रहे होते हैं। उन 20 बच्चों में से एक लक्ष्मी वहां बैठी एक छोटी लड़की प्रिया से बात कर रही होती है। प्रिया, ये तुझे चोट कैसे लगी? प्रिया लक्ष्मी से कहती है, रमन अंकल कुछ सूंघने के लिए देते हैं, अगर वो ना सूंघो तो मारते भी हैं, इसलिए तुझसे कह रही हूँ, रमन अंकल की बात को कभी मत टालना। तभी प्रिया मुस्कुराते हुए लक्ष्मी से कहती है, तू वो सब छोड़ना, इतने दिनों से मैंने किसी से अच्छे से बात भी नहीं की है, मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है, तू सुनेगी? प्रिया की बात में दिलचस्पी लेते हुए लक्ष्मी कहानी सुनने के लिए जमकर बैठते हुए कहती है, अरे कहानी, यहाँ जब से आई हूँ कितना बोर हो रहा है, जब तक जोया दीदी नहीं आती तब तक कहानी सुनकर ही अपना मन बहला लेती हूँ। मुस्कुराते हुए प्रिया अपना सर हिलाती है और लक्ष्मी से कहानी कहने लगती है, तुझे पता है, एक राज्य में एक राजकुमारी रहा करती थी, पर उस राजकुमारी को एक राक्षस उठाकर ले जाता है और उस राजकुमारी का राजकुमार उस राक्षस तक पहुंच जाता है और उसे मारकर अपनी राजकुमारी को बचा लेता है। सोचते हुए लक्ष्मी प्रिया से पूछती है, पर राजकुमार उस राक्षस तक पहुंचा कैसे? प्रिया लक्ष्मी से कहती है, जब उस राक्षस ने राजकुमारी का अपहरण किया तो रास्ते में उस राजकुमारी ने अपने गहने फेंक दिए और उस गहनों का पीछा करते हुए राजकुमार उस राक्षस तक पहुंच जाता है। चुटकी मारते हुए लक्ष्मी तुरंत कहती है, अगर मैं भी गहने फेंक दूं तो जोया दीदी मुझे ढूंढते ढूंढते आ ही जाएगी ना, पर मेरे पास तो कोई गहने नहीं है। तभी प्रिया लक्ष्मी के गोद में रखी एक घड़ी को देखते हुए कहती है, ये क्या है तेरी गोद में? लक्ष्मी प्रिया से कहती है, ये मेरी जोया दीदी की घड़ी है, उनके रूम से उठा लिया था मैंने खेलने के लिए। एक काम करती हूँ, इस घड़ी को मैं बाहर फेंक देती हूँ, शायद ये जोया दीदी को मिल जाए। लक्ष्मी अपनी जगह से उठते हुए उस कमरे के खिड़की के बाहर जोया की घड़ी फेंक देती है। क्या जोया को मिलेगी वो घड़ी? क्या रमन के चंगुल से छूट पाएंगे जोया के सभी बच्चे? और अनमोल की सच्चाई के बाद काजल का रवैया कैसा होगा उसके लिए जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट FM। बड़े उत्साह से काजल अपने हाथ में उस चिकन बिरयानी के टिफिन को थामे जा रही होती है, जिस चिकन बिरयानी को काजल ने बड़े उत्साह के साथ किसी स्पेशल पर्सन के लिए बनाया होता है। काजल उस टिफिन को लिए अनमोल के घर के बाहर आ खड़ी होती है और खुश होते हुए अपने आप से कहती है, अनमोल को मेरे हाथ की चिकन बिरयानी बहुत अच्छी लगेगी, मैं उसे ये चिकन बिरयानी खिला कर आती हूँ। अपने आप से बात कर काजल अनमोल के घर में चली जाती है। जैसे ही काजल अनमोल के घर के अंदर आती है, उसे वहाँ नीलम सभी को खाना खिलाते हुए दिखाई पड़ती है।
घर के सारे सदस्यों को नीलम खाना परोसते हुए कह रही होती है, आज संडे है ना, तो मैंने सोचा आप सबके लिए शाही पुलाव बना देती हूँ। और ये देखो अनमोल, मैंने तुम्हारे लिए खास कर ये सांबर राइस बनाए हैं, इसे खाकर देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। अनमोल नीलम के हाथ के बने हुए सांबर राइस जैसे ही खाता है, वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, वाह नीलम, सच में आज मेरा दिल भर गया, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। कुंदन भी नीलम को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे मुझे भी थोड़ा सांबर राइस दे दो, मुझे भी सांबर राइस बहुत पसंद है। तभी राघवेंद्र नीलम से पूछता है, अरे इतना सब बनाया है तूने नीलम, पर मीठे में क्या बनाया है तूने मेरे लिए? उसी वक्त नीलम एक स्टील का डिब्बा खोलते हुए राघवेंद्र से कहती है, आपका भी पूरा ख्याल रखा है पापा, मैंने आपके लिए शुगर फ्री खीर बनाकर लाई हूँ, ये लीजिए। खीर को चखते हुए राघवेंद्र नीलम की तारीफ करते हुए कहते हैं, देखा मेरी बेटी कितना ख्याल रखती है मेरा। नीलम को अनमोल के परिवार के इतना करीब देख मानो काजल को अंदर ही अंदर जलन हो रही होती है। उसी वक्त कुंदन की नजर काजल पर पड़ जाती है, जो अनमोल की चौखट पर खड़ी होती है। कुंदन काजल से कहने लगता है, आइए काजल मेम साहब, अंदर आइए, वहाँ क्यों खड़ी हैं? कुंदन को काजल का नाम लेता हुआ देख सभी की नजर घर के चौखट पर जाती है, जहाँ काजल अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए खड़ी होती है, जो मुस्कान उसकी अंदर के जलन को छुपा रही होती है। चंदा काजल को देखते हुए कहती है, अरे बेटा, वहाँ क्या खड़ी हुई है, अंदर आ। काजल कुछ कदम घर के अंदर चलते हुए आती है और अचानक से रुकते हुए कहती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से एक बार मिलती हुई चलूं। उस डिब्बे को देखते हुए अनमोल काजल से पूछता है, इस टिफिन में क्या है काजल? अनमोल को जवाब देते हुए काजल उसे कहती है, ये खाली टिफिन है, यहाँ पास में मेरी एक फ्रेंड की माँ रहती है, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले खाने के लिए कुछ दिया था, तभी से ये डिब्बा मेरे पास है, बस उन्हें लौटाने जा रही हूँ। अपनी उंगलियां चाटते हुए कुंदन काजल से कहता है, खाली डब्बा मत दो तुम्हारी दोस्त की मम्मी को, नीलम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर लाई है, कुछ चाहिए तो इसमें डाल कर दे दो, बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हारे दोस्त के घर वाले। एक धीमी मुस्कान के साथ काजल कुंदन से कहती है, नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं अभी निकलती हूँ। काजल को रोकते हुए नीलम उसे कहती है, अरे काजल, कुछ खाकर तो जा, ऐसे क्यों जा रही है? देरी का बहाना करते हुए काजल नीलम से कहती है, नहीं यार, सच में मुझे काम है, मैं तुझसे काम के बाद मिलती हूँ, बाय। गुस्से के मारे काजल घर से बाहर निकल जाती है और बाहर कूड़ेदान में उस टिफिन को फेंकते हुए अपनी कार में बैठकर चली जाती है। शाम का समय हो रहा है। समुद्री तट के ऊपर चिड़िया कलाबाजियां करते हुए मछली का शिकार कर रहे होते हैं। उसी समुद्री तट से सटे एक बड़े घर के बाहर कचरे का एक बड़ा ढेर लगा होता है। उन कचरों के ढेर से होते हुए एक औरत जो कचरा कर्मचारी होती है वहाँ से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर एक ऊंची खिड़की के नीचे बड़ी बंगले के बाहर एक घड़ी पर जाती है। ये वही घड़ी होती है जिसे लक्ष्मी ने फेंका होता है। वो कचरा उठाने वाली कर्मचारी उस घड़ी को देखकर उसकी ओर चली जाती है और उसे उठाकर अपनी जैकेट से साफ करते हुए उस घड़ी को देखती है। उस घड़ी के मिलने पर खुशी के मारे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो उस घड़ी को पहनकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अनमोल अपनी दुकान पर बैठा सलीम से बात कर रहा होता है। अनमोल उस तोप को सलीम को दिखाते हुए कहता है, ये देखिए सलीम भाई, मैं कह रहा हूँ ये बहुत नायाब एंटीक है, जरूर इसे इतिहास में कोई मान्यता प्राप्त हुई है। मुझे यकीन है कि इसके मुझे करोड़ों में अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अपना सिर हिलाते हुए सलीम अनमोल से कहता है, अच्छे खासे पैसे तो मिल जाएंगे तुझे, पर ये चीज लाखों की हो सकती है, करोड़ों की नहीं। ये चीज पुरानी है, ये मुझे पता है, पर इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं है।
इसीलिए इस चीज की उतनी कीमत नहीं आ सकती है जितनी की तू कह रहा है। अनमोल अपनी बात पर करते हुए सलीम से कहता है, मैं कह रहा हूँ ना सलीम भाई, जरूर इस एंटीक में कोई राज छुपा हुआ है, हमें पता लगाना ही होगा। अनमोल की बात सुन सलीम अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है बाबा, तू कहता है तो मान लेता हूँ। मैं एक और बार प्रोफेसर प्रभाकर को इस तोप को देखने के लिए कहता हूँ। एक बार उनको सामने से इस एंटीक को दिखा दे, फिर देख वो क्या कहते हैं। कर ले अपने दिल को ठंडा, ताकि बाद में कोई शक की गुंजाइश ना हो। इतना कहकर सलीम वहाँ से जाने लगता है। सलीम को जाता हुआ देख अनमोल उसे पूछता है, अरे क्या हुआ सलीम भाई, कहाँ जा रहे हो? पूरे शहर का जुर्म आज ही साफ करोगे क्या? थोड़ी देर और बैठ जाओ। मुड़कर सलीम अनमोल से बड़ा गंभीर होते हुए कहता है, नहीं अनमोल, मुझे एक जरूरी केस पर काम करना है, मुझे अभी जाना होगा। अनमोल से बात कर सलीम वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सलीम दुकान के बाहर जाता है, अनमोल अपना जादुई आईना निकालकर उसमें अपने तोप को देखता है, जिसकी रोशनी फिर से देख अनमोल निशब्द खड़ा रह जाता है। अनमोल अपने आईने को जेब में रखते हुए अपने आप से कहता है, मुझे कैसे भी करके इस तोप का राज पता करना ही होगा। चंदा अपने घर पर टहल रही होती है, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर बाद नीलम वहां आती है और चंदा से कहती है, लो माँ, मैं आ गई, आपने मुझे बुलाया? कहिए, कुछ काम से बुलाया है आपने मुझे? नीलम को देखते हुए चंदा उसे कहने लगती है, पहले तो ये बता, अभी कुछ देर के लिए फ्री है कि नहीं? दिलासा देते हुए नीलम चंदा से कहती है, मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ। हॉस्पिटल को मुझे शाम को जाना है, क्योंकि आज ज्यादा काम नहीं है मुझे वहाँ पर। पहले आप बताइए तो सही, किस काम के लिए मुझे बुलाया है आपने? बड़े उत्साह से चंदा नीलम से कहती है, काफी साल हो गए हैं मुझे सोना नहीं खरीद कर। अनमोल घर के पैसे जो मुझे देता है, उसमें से बचाकर मैंने सोचा है कुछ सोना ही खरीद लेती हूँ। चल कर कुछ थोड़ा सोना खरीद लेते हैं। मुस्कुराते हुए नीलम चंदा से कहती है, यही तो होती है हिंदुस्तानी औरत, पैसे बचे नहीं कि इन्हें सोना चाहिए। वैसे अच्छी सोच है आपकी, चलिए चलते हैं। उसी वक्त नीलम कुछ याद करते हुए कहती है, एक मिनट रुकिए, काजल को भी कब से एक सोने का ब्रेसलेट लेना था, पर मैं उसके साथ चल ही नहीं पाई। एक काम करती हूँ, उसे भी कॉल करके सोने की दुकान पर बुला लेती हूँ। नीलम अपने पर्स से फोन निकालकर काजल को ज्वेलरी शॉप आने के लिए कहती है। काजल को फोन करने के बाद नीलम और चंदा ज्वेलरी शॉप के लिए निकल जाते हैं। जोया अपने पौंडीचेरी के आश्रम में नम आंखें लिए उदास बैठी होती है। जोया के चेहरे से साफ था कि उसे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है। तभी नंदिनी जोया की ओर जाती है और उसे कहती है, आप उदास हो ना दीदी, लक्ष्मी के कारण ना, आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर मिल जाएगी। अपने आंसुओं को छुपाते हुए जोया नंदिनी से कहती है, उदास नहीं हूँ और तू फिक्र मत कर, तेरी दोस्त जल्दी ही आ जाएगी। लक्ष्मी को याद करते हुए नंदिनी जोया से कहती है, लक्ष्मी की बहुत याद आती है दीदी, हम कितना खेला करते थे। परसों तो हम आपकी घड़ी के साथ खेल रहे थे जो आपने कमरे में वहां रखी थी। जोया अपने कमरे के ताप धान की ओर देखती है जहां उसने वो घड़ी रखी थी। वहां ढूंढने पर भी उसे वो घड़ी नहीं मिलती। घड़ी के ना मिलने पर जोया परेशान होते हुए कहती है, ये तो अनमोल की दी हुई घड़ी थी, कहाँ चली गई? तभी नंदिनी जोया से कहती है, वो घड़ी तो लक्ष्मी के पास है दीदी, वही उससे खेल रही थी, मैंने देखा था उस घड़ी को लक्ष्मी के पास ही। तभी थापा जोया के दरवाजे पर आकर कहता है, जोया दीदी, वो कचरे वाले को महीने का पैसा देना है ना हमें। थापा की बात सुन जोया उसे कहती है, तुम जाओ थापा, मैं अभी आती हूँ। अपने आप को संभालते हुए जोया कमरे से बाहर आश्रम के दरवाजे पर आती है जहाँ एक सफाई कर्मचारी जोया का इंतजार कर रही होती है। ये वही कर्मचारी होती है जिसे लक्ष्मी के फेंकी हुई घड़ी मिलती है।
जोया उस कर्मचारी को पैसे दे ही रही होती है कि उसकी नजर अपनी घड़ी पर जाती है, जो उसके कमरे से गायब हो चुकी होती है। उस घड़ी को कर्मचारी के हाथ में देख जोया चौंकते हुए उसे पूछती है, ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो लक्ष्मी के पास थी। बताओ लक्ष्मी कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है तुमने लक्ष्मी को? जोया की बात सुन वो सफाई कर्मचारी हैरान भरी नजरों से जोया को देखने लगती है। क्या जोया को लक्ष्मी के असली अपहरणकर्ताओं के बारे में पता चलेगा? क्या कहेगी अपने बचाव में वो सफाई कर्मचारी जोया से? क्या जोया पहुंच पाएगी लक्ष्मी के ठिकाने तक? और कौन सा दिलचस्प राज छुपा हुआ है उस एंटीक में जो अनमोल जानने के लिए बेकरार बैठा है? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जोया की बात सुनकर वो कर्मचारी परेशान होते हुए उसे कहती है, मैडम मुझे नहीं पता आपकी लक्ष्मी कहाँ पर है, और जिस घड़ी की आप बात कर रही हो मुझे ये घड़ी उस बड़े घर के बाहर मिली है। मैं कसम से सच कह रही हूँ, अगर ये आपकी घड़ी होती तो मैं क्या आपके सामने इसे पहन कर आती? उस कर्मचारी की बात सुन जोया एक सोच में पड़ जाती है। सोचते हुए जोया उस कर्मचारी से पूछती है, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो जहाँ पर तुम्हें ये घड़ी मिली थी? अपना सर हिलाते हुए वो कर्मचारी जोया से कहती है, हाँ दीदी चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ वो जगह। तुरंत ही जोया उस कर्मचारी के साथ वहाँ से जाने लगती है। जोया को उस कर्मचारी के साथ जाता हुआ देख थापा उसे कहता है, जोया दीदी हम भी चलेंगे आपके साथ। थापा को रोकते हुए जोया उसे कहती है, नहीं थापा तुम यहीं बच्चों के पास रुको, मुझे अभी लक्ष्मी को ढूंढने वहाँ जाना होगा। देखती हूँ मुझे वहाँ कोई सुराग मिलता है तो। लक्ष्मी का सुराग पाने की होड़ में जोया आश्रम से इतनी जल्दी निकलती है कि पीछे वो अपना फोन ही भूल जाती है। काजल रतनलाल ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही काजल उस ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसती है उसे वहाँ नीलम के साथ चंदा भी नजर आती है, जो बड़े चाव से नीलम के साथ सोना खरीद रही होती है। चंदा को वहाँ देख काजल के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। तभी नीलम काजल को देखते हुए कहती है, अरे काजल वहाँ क्या खड़ी है? इधर आओ, देख तेरे लिए हमने काफी ब्रेसलेट्स निकाल के रखे हैं। आ देख तुझे कौन सा पसंद आ रहा है? जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर बनाते हुए काजल चंदा और नीलम के पास जाती है और नीलम से कहती है, तूने बताया नहीं नीलम कि चंदा आंटी भी साथ आ रही हैं। अपना सर हिलाते हुए नीलम काजल से कहती है, मैं यहाँ आंटी को लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि वो मुझे यहाँ लेकर आई हैं। मैंने सोचा तुझे भी मैं बुला लेती हूँ। ठीक किया ना मैंने? अपना सर हिलाते हुए काजल नीलम से कहती है, हाँ ठीक किया तूने। नीलम काजल को सामने रखे ब्रेसलेट्स दिखा रही होती है, पर काजल को तो उनमें से कोई भी ब्रेसलेट पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी काजल अपना मन बनाते हुए कहती है, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है नीलम, छोड़ दे, मैं फिर कभी कुछ ले लूंगी। हैरान होते हुए नीलम काजल से कहती है, अरे कैसे समझ में नहीं आ रहा है? इतने अच्छे तो डिजाइन्स हैं। ये देख, ये फ्लावर के शेप वाला ब्रेसलेट कितना अच्छा लग रहा है। उस ब्रेसलेट को हटाते हुए काजल कहती है, नहीं यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। चंदा काजल को देखते हुए कहती है, रहने दे नीलम, आज उसका कुछ भी खरीदने का मन नहीं है, वो फिर कभी दे लेगी। अभी मैं तेरे लिए कुछ लेती हूँ। ये देख, सोने का मंगलसूत्र ऐसा है, ये मैंने तेरे लिए लिया है। चंदा के हाथ में उस मंगलसूत्र को देख वहाँ बैठे नीलम और काजल हैरान हो जाते हैं। हिचकिचाते हुए नीलम चंदा से कहती है, अरे माँ, ये क्यों ले रही हो? इसकी क्या जरूरत है? चंदा नीलम से कहती है, क्यों जरूरत नहीं है? चुपचाप दे रही हूँ, ले लो, आगे काम नहीं आएगा। हक दे रही हूँ तुझे, समझी? चंदा की जिद के आगे नीलम की एक नहीं चलती। चंदा उस दुकानदार को वो मंगलसूत्र देते हुए कहती है, ये लीजिए भैया, इसका बताइए कितना हुआ?
दुकानदार उस मंगलसूत्र को तोलते हुए चंदा से कहता है, 70,000 हुए हैं माँ जी। चंदा उस मंगलसूत्र को नीलम को देते हुए दुकानदार को पैसे देती है और दुकान से बाहर जाते हुए नीलम से कहती है, चल नीलम, अब चलते हैं। चंदा के वहां से जाते ही काजल नीलम से धीमी आवाज में पूछती है, ये आंटी ने तुझे मंगलसूत्र क्यों दिया? अनजान बनते हुए नीलम काजल से कहती है, मुझे नहीं पता, शायद मुझे गिफ्ट किया होगा। चल मैं चंदा आंटी को घर छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती हूँ। तू भी अपने घर जा ही रही होगी ना, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। काजल से बात करे नीलम उस दुकान से बाहर चली जाती है, जहाँ काजल नीलम को जाते हुए देख बड़ी विचित्र नजरों से उसे देख रही होती है। प्रोफेसर प्रभाकर अपने घर में सुकून से अपनी आराम कुर्सी पर बैठे होते हैं। उसी वक्त उनके घर की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुन प्रोफेसर प्रभाकर अपनी आराम कुर्सी से उठकर दरवाजे की ओर जाते हैं। दरवाजा खुलते ही प्रोफेसर प्रभाकर को अपने सामने अनमोल हाथ में थामे उसी तोप के एंटीक को लिए खड़ा दिखाई देता है। अनमोल को देखते हुए प्रोफेसर प्रभाकर उसे कहते हैं, आओ अनमोल, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। अनमोल प्रोफेसर प्रभाकर के घर के अंदर दाखिल होता है। प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल के हाथ में उस तोप को देखते हुए कहते हैं, इसी एंटीक के बारे में बात कर रहे थे ना तुम? मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है अनमोल, पर इस एंटीक का ना तो कोई किताब में जिक्र है और ना ही ये एग्जैक्ट बताया जा सकता है कि ये किस साम्राज्य से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इस पर ना तो कोई कलाकार है और ना ही इस पर कुछ लिखा हुआ है। बस ये एंटीक जितना पुराना होगा उतना ही उसके पैसे मिलेंगे तुम्हें। प्रोफेसर प्रभाकर की बात सुन अनमोल उन्हें वो तोप थमाते हुए कहता है, मेरी तसल्ली के लिए एक और बार देख लीजिए प्रभाकर जी, मुझे यकीन है कि ये तोप काफी नायाब है। उस तोप को अपने साथ ले जाते हुए प्रोफेसर प्रभाकर एक मशीन के अंदर से उसे देखने लगते हैं। तोप की बाहरी सतह को उस मशीन के जरिए अच्छे से परखने के बाद प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल से कहते हैं, जैसा मैंने कहा था अनमोल, इस एंटीक में कुछ खास मिला नहीं है, पर हाँ इतना पता चला है ये करीब ब्रिटिश काल के जमाने का हो सकता है। इतनी पुरानी चीज के लिए तुम्हें इंटरनेशनल मार्केट से कुछ 8 से 9 लाख मिल ही जाएंगे। जैसे ही प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल को उस एंटीक को सौंप रहे होते हैं, तभी प्रोफेसर प्रभाकर की नजर तोप की नली पर जाती है। प्रोफेसर प्रभाकर उस तोप की नली को बड़ी गौर से देखते हुए कहते हैं, एक मिनट, ये इस तोप की नली के आगे कुछ है। प्रोफेसर प्रभाकर गौर से उस तोप की नली को देखते हुए कहते हैं, इस तोप की नली से ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो ये कोई चाबी हो। जैसे हम पाने से कोई नट खोलते हैं, वैसे ही इसमें दांत बने हुए हैं। जरूर ये तोप की नाली किसी चीज को खोलने के लिए बनाई गई होगी, पर मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि आखिर ये चीज है क्या और ये किस लिए बनाई गई थी। मेरी मानो तो ये एंटीक को तुम बेच ही दो, कुछ पैसे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। अनमोल उस तोप को वापस लेते हुए प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, ठीक है प्रभाकर जी, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा उस पर मैं विचार जरूर करूंगा। प्रोफेसर प्रभाकर से अपना काम खत्म कर अनमोल वहां से चला जाता है। समुद्र के किनारे जोया उस कर्मचारी के साथ जा ही रही होती है। जोया तेजी से चलते हुए उस कर्मचारी से पूछती है, अरे कहाँ है वो घर जिसके बाहर से तुझे ये घड़ी मिली थी? कर्मचारी तेजी से चलते हुए हाथ दिखाते हुए कहती है, वहाँ के कचरे का मैदान दिख रहा है ना, उसके बाजू जो बड़ा वाला मकान है उसी के बाहर मिली है मुझको आपकी वो घड़ी। समुद्र की रेत पर चलते हुए जोया उस घर के बाहर पहुंच जाती है, जहां उस कर्मचारी को वो घड़ी मिली होती है। एक खास जगह की ओर इशारा करते हुए वो कर्मचारी जोया से कहती है, ये देखिए दीदी, यहाँ पर मिली थी मुझे आपकी ये घड़ी। अब मैंने आपको बता दिया जो सच था, अब मैं यहाँ से जाती हूँ, आपको जो करना है वो करो। जोया से अपनी बात कहकर
वो कर्मचारी वहां से चली जाती है। उस कर्मचारी के जाते ही जोया अपने हरकत में आ जाती है और उस घर के बाहर बने ऊंची दीवारों के बाहर पत्थर रखकर उसके ऊपर चढ़ते हुए अंदर झांक कर देखने लगती है। अंदर का नजारा देखने पर जोया को एक बड़ा सा मैदान दिखता है, जिसके बीचों बीच एक घर होता है, जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ होता है। कुछ देर ताक झांक करने पर भी जोया को उस घर के अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जोया चारों ओर देखते हुए कहती है, अंदर तो सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, पुलिस को फोन कर देती हूँ, शायद अंदर जाकर देखने पर उन्हें कुछ मिल जाए। जैसे ही जोया अपने जीन्स के जेब में हाथ डालती है, उसे अपना फोन नहीं मिलता। अफसोस करते हुए जोया अपने आप से कहती है, फोन तो मैं आश्रम पर ही भूल आई, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंदर जाकर ही देखती हूँ, शायद मुझे लक्ष्मी का कोई सुराग मिल जाए। जोया घर के चारों ओर चक्कर लगाकर देखती है कि वो घर के अंदर कहां से दाखिल हो सकती है, पर उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता जहां से वो उस घर के अंदर घुस सके। तभी जोया को उस घर के बाहर एक फनस का झाड़ दिखाई देता है। उस झाड़ को देखते हुए जोया कहती है, इस झाड़ पर चढ़कर ही मैं अंदर कूद जाती हूँ, बस यही एक मुझे रास्ता दिखाई पड़ रहा है अंदर जाने का। लक्ष्मी को ढूंढने की चाह में जोया उस पेड़ पर चढ़कर उस घर के अंदर कूद जाती है। जैसे ही जोया उस घर के बाहर वाले मैदान में कूदती है, वो तुरंत ही भागते हुए उस घर की दीवारों की ओर जाती है। उन दीवारों के बाहर से देखने पर जोया को 3 लोग कमरे में दिखाई देते हैं। तभी जोया की नजर उस कमरे के एक शख्स पर जाती है, जिसके कमर पर बंदूक लगी होती है। उस बंदूक को देखकर जोया अपने आप से कहती है, जरूर इस घर में कुछ गड़बड़ है, यहाँ से निकलकर पुलिस को इत्तला करना होगा। जैसे ही जोया पीछे मुड़ती है, एक हाथ जोया के मुंह पर आता है, जिसमें क्लोरोफॉर्म का कपड़ा थमा हुआ होता है। क्लोरोफॉर्म की वजह से जोया बेहोश हो जाती है। किसने किया है जोया को बेहोश? क्या लक्ष्मी को ढूंढने के चक्कर में जोया पड़ गई है किसी बड़े खतरे में? क्या अनमोल की जिद उसे पहुंचाएगी उस एंटीक के राज तक? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जोया उस घर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अरे अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। घर तक पहुंच जाती है जहां लक्ष्मी को रखा हुआ होता है। उस घर में हथियार बंद लोगों को देखते ही जोया वहां से जाने का फैसला कर पुलिस को इत्तला करने का सोचती है, पर तुरंत ही वहां एक अज्ञात व्यक्ति का हाथ जोया को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है, जिससे जोया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जोया की आंखें खुलने लगती हैं। जैसे ही जोया धीमे धीमे अपनी आंखें खोलती है, उसे अपने सामने घुंघराले बालों में एक लंबा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, जो जोया को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रमन होता है। जोया रमन का हुलिया देख समझ जाती है कि ये वही शख्स है जिसके बारे में नंदिनी और छोटू कह रहे थे। रमन गुस्से से अपने पास खड़े 3 आदमियों से चिल्लाते हुए कहता है, कैसे आई ये अंदर? गांजा पीकर गश्त लगा रहे थे क्या तुम लोग? अगर सीसीटीवी कैमरे में मैंने इसे नहीं देखा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। रमन का गुस्सा देख वहां खड़े 3 लोग चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़े होते हैं। गुस्से से रमन जोया से पूछने लगता है, ए लड़की, कौन है तू और क्या कर रही है यहाँ?
जोया अपने होश में पूरी तरह से आते हुए रमन से कहती है, मैं यहाँ लक्ष्मी को लेने आई हूँ। मुझे पता है वो यहीं है। छोड़ दो हमें, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। रमन ताज्जुब भरी नजरों से जोया को देखते हुए कहता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कुर्सी पर बंधी हुई तुम हो और धमकी मुझे दे रही हो। यहाँ से बाहर जाना तो दूर, अब तो तुम्हारी जान भी बचना मुश्किल है। रमन की बात सुन जोया छटपटाने लगती है। जोया को छटपटाता हुआ देख वहाँ सभी लोग हंस रहे होते हैं। उसी वक्त रमन को असगर का कॉल आता है। असगर का फोन आते ही रमन फोन पर असगर की बात सुनने लगता है। हेलो भाई, क्या अभी आप यहाँ आ रहे हो? जी जी, मैं यही हूँ। बच्चों को मैंने उस गोडाउन से निकालकर इस घर पर लाकर रखा है। ठीक है भाई, आप आइए। तुरंत ही फोन काटकर रमन अपने आदमियों से कहता है, अबे जल्दी करो, असगर भाई आ रहे हैं। इस लड़की को अंदर के कमरे में मुंह बांधकर छुपा दो। इस लड़की को देखकर ना जाने असगर भाई क्या सोचेंगे। पहले ही असगर भाई अपने किसी कंसाइनमेंट को लेकर काफी गुस्से में है, जो कुछ दिन पहले हैदराबाद में पकड़ा गया। इस लड़की को देखकर ना जाने भाई क्या सोचेंगे। छुपाओ इसे जल्दी। कुछ देर बाद असगर उस घर में आता है। हिचकिचाते हुए रमन असगर से पूछता है, कुछ बात है क्या भाई जो आप यहाँ चले आए? मुझे बुला लिया होता तो मैं आ जाता। रमन और असगर उस घर के हॉल में खड़े बात कर रहे होते हैं, जहाँ जोया अंदर कमरे में बंद होती है। जोया कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उसके मुंह पर कपड़ा बांध रखा होता है, पर रमन और असगर की बातें जोया को साफ साफ कमरे के अंदर सुनाई दे रही होती है। रमन के जवाब करते ही असगर उसे कहता है, नहीं, मैं खुद आकर देखना चाहता था इस जगह को कि ये सेफ है कि नहीं, क्योंकि अब मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। हैदराबाद में मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया और मेरे खास आदमी अब्बू लुलू को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए मुझे पौंडीचेरी की भी चिंता सताई जा रही है। जोया जैसे ही असगर की बात सुनती है, वो समझ जाती है कि ये वही असगर है जिससे वो पहले भी मिल चुकी होती है। रमन आश्वासन देते हुए असगर से कहता है, आप चिंता मत करिए भाई, यहाँ सब ठीक है, पर हैदराबाद में आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ कैसे? असगर अपने दांत पीसते हुए रमन से कहने लगता है, एक सांप पर भरोसा किया था मैंने, जिसका नाम अनमोल है। उसी ने पुलिस के साथ मिलकर मेरे आदमियों को पकड़वा दिया है। बस अब कुछ ही दिन और, फिर मैं उस अनमोल को दिखाऊंगा कि असगर क्या चीज है। असगर की बात सुन रमन उसे कहता है, कौन है भाई अनमोल? आप मुझे उसकी सुपारी दे दीजिए, फिर देखिए कैसे मैं उस अनमोल को नेस्तनाबूद करता हूँ। अनमोल को हानि पहुँचाने की बात सुनकर जोया अंदर ही अंदर बिलखने लगती है। वो अपने आप को छुटाने के लिए जद्दोजहद करती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। तभी जोया अपने आप से प्रतिज्ञा करते हुए कहती है, मेरे अनमोल को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहा है, बस एक बार मुझे छूट जाने दे, फिर देख मैं तुझे कैसे नेस्तनाबूद करती हूँ। तभी असगर रमन से कहता है, उस अनमोल को तो मैं खुद देखूंगा, क्योंकि असगर हर चीज बर्दाश्त कर सकता है पर धोखा नहीं। मैं आज हैदराबाद के लिए निकल रहा हूँ, याद रहे यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रमन से बात कर असगर वहाँ से चला जाता है। असगर के जाते ही रमन का एक साथी उसके पास आते हुए पूछता है, भाई अब भाई तो चले गए, उस लड़की का क्या करना है? रमन सोचते हुए कहता है, करना क्या है, रात होते ही ठिकाने लगा दो इसे। अनमोल अपने इस तोप के एंटीक को लेकर दुकान पर रखने आता है। उस एंटीक को दुकान के काउंटर पर रखकर अनमोल लॉकर की चाबी ढूंढ रहा होता है। अनमोल अपने हाथ में लॉकर की चाबी लेकर अपने आप से सवाल करने लगता है, क्या मुझे इस एंटीक को लॉकर में रख देना चाहिए या इसे कुछ पैसे के लिए बेच देना चाहिए? इस एंटीक में तो बात है जो पहले किसी एंटीक में नहीं थी, क्योंकि मेरा आईना कभी झूठ नहीं कहता। एक काम करता हूँ, इस एंटीक को पूरा खोलकर देखता हूँ।
तुरंत ही अनमोल अपने काउंटर के ड्रॉर से स्क्रू ड्राइवर और कटिंग प्लेयर निकालता है और उस तोप को खोलने लगता है। उस तोप को खोलते ही अनमोल के आगे एक गोल आकार छोटा तोप का गोला दिखाई पड़ता है। अनमोल उस तोप के गोले को अपने कान के पास लाकर हिलाने लगता है। उस तोप के गोले में अनमोल को अंदर से कुछ हिलने की आवाज आ रही होती है। उस गोले की अंदर की आवाज सुन अनमोल उस गोले को तोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही अनमोल उस तोप के गोले को अपने कटिंग प्लेयर से मारकर तोड़ता है, उसके अंदर से एक कागज निकल आता है। उस कागज को उस गोले में से निकलता हुआ देख अनमोल आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगता है, ये क्या है? कोई खजाने का नक्शा? उस कागज के टुकड़े को अनमोल जैसे ही खोलकर देखता है तो उसमें सिर्फ उसे एक तस्वीर बनी हुई दिखाई देती है। उस तस्वीर पर एक समुद्र तट बना होता है जिसके पहाड़ों पर एक लाइट हाउस बना होता है। उस तस्वीर को देखते हुए अनमोल कहने लगता है, ये तो एक तस्वीर है किसी समुद्र तट की। शायद इस बीच के पास ही कोई खजाना गड़ा होगा। अब समझ आया, इसलिए मेरा आईना इस एंटीक के सामने इतना चमक रहा था, क्योंकि मेरा आईना मुझे इस खजाने के नक्शे के बारे में बताना चाहता है। पर ये बीच है कहाँ पर? मैंने तो कभी ऐसा बीच नहीं देखा। एक काम करता हूँ, इंटरनेट पर देखता हूँ, शायद मुझे कुछ पता लग जाए। काजल अनमोल के दुकान के बाहर से गुजर रही होती है। अनमोल की दुकान को खुली हुई देख काजल अपने आप से कहती है, लगता है अनमोल अभी दुकान पर ही है। क्या मैं उसके पास जाऊं? मैं तो यहाँ पापा से मिलने आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अनमोल से मिलने का कर रहा है। एक काम करती हूँ, अनमोल से एक बार मिल ही आती हूँ। अपने दिल की मुराद पूरी करने मानो काजल अनमोल से मिलने चली जाती है। जैसे ही काजल अनमोल के दुकान पर पहुंचती है, अनमोल अपने फोन पर समुद्र के तटों की तस्वीरें देख रहा होता है। अनमोल को इतना फोन में डूबा हुआ देख काजल उसे आवाज लगाते हुए कहती है, ओ हीरो, क्या कर रहा है? इतना फोन में डूबा पड़ा है। काजल की आवाज सुन अनमोल उसे देखते हुए कहता है, अरे काजल, तुम कब आई? काजल अनमोल से कहती है, बस अभी कुछ ही देर पहले आई हूँ। वैसे इतना मगन होकर फोन पर क्या देख रहे हो? काजल की बात सुन अनमोल सोचते हुए मन में कहता है, काजल को उस बीच की तस्वीर दिखाता हूँ, शायद इसे पूछने पर कुछ पता चल जाए, क्योंकि इंटरनेट पर तो वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा। तभी अनमोल अपनी जेब से उस खजाने की तस्वीर को दिखाते हुए काजल से कहता है, तुम बता सकती हो कि ये बीच कहाँ पर है? एक्चुअली मुझे वहाँ पर घूमने जाना है। ये रास्ते पर चलते हुए मुझे कागज मिला तो मन किया कि इस जगह पर तो होकर आना चाहिए। उस तस्वीर को देखते ही काजल अनमोल से कहती है, मुझे पता है ये बीच कहाँ है, मैं पहले भी इस जगह पर जाकर आई हूँ। काजल की बात सुनकर अनमोल खुश होते हुए पूछता है, सच? पर कहाँ है ये बीच? प्लीज मुझे बताओ, मुझे कल ही वहाँ जाना है। अनमोल का उत्साह देख काजल उसे कहती है, एक शर्त पर बताऊंगी कि वो बीच आखिर कहाँ है। अनमोल काजल को देखते हुए पूछता है, शर्त? कैसी शर्त? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताओ ना कहाँ है ये बीच? मुस्कुराते हुए काजल अनमोल से कहती है, पहले मेरी शर्त तो सुन लो। मेरी शर्त ये है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस जगह पर चलूंगी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे भी कहीं ना जाकर। प्लीज अनमोल, मना मत करना। सोचते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, काजल को अपने साथ ले जाना क्या सही होगा? ठीक है, इसे ले ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे काजल के करीब भी तो जाना है, मदन गुप्ता से बदला लेने के लिए। काजल को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, ठीक है बाबा, तुम कल मेरे साथ चल सकती हो, पर ये तो बताओ ये जगह है कहाँ? खुश होते हुए काजल अनमोल से कहती है, कल सुबह तैयार रहना, हम पौंडीचेरी के लिए निकलने वाले हैं। मैं अपनी कार लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। ये बीच पौंडीचेरी में है। अनमोल से बात कर काजल वहां से चली जाती है। अंधेरे में जोया उस कमरे में बंधी हुई होती है। तभी वो देखती है कि कोई उसके कमरे में चलते हुए आ रहा होता है।
तभी जोया को वो 3 शख्स कमरे में दिखाई देते हैं। कमरे में आकर वो लोग लाइट खोल देते हैं। लाइट खोलकर वो जोया के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जोया के पास खड़े वो लोग बड़ी अजीबोगरीब निगाह से उसे देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी अपने साथियों से कहता है, क्या कहता है बिट्टू, मार दे इसे। बिट्टू का जवाब देते हुए उसका एक और साथी कहता है, अरे मनोहर, इसे मारकर क्या फायदा, इसकी सारी खूबसूरती बेकार हो जाएगी। इसे कुछ दिन जिंदा रखकर इसकी खूबसूरती को अपना बनाते हैं। हंसते हुए बिट्टू जोया के ओढ़नी को हटाने अपने हाथ आगे ले जाता है। कैसे बचेगी जोया उन दरिंदों से? क्या मिलेगा अनमोल को पौंडीचेरी में खजाना, या किस्मत ले आ रही है अनमोल और जोया को करीब? जानने के लिए सुनते रहिए आईना।